नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दशपल गुप्ता। इल्तिजा मुफ्ती के मुंह से निकले हुए लफ्जों का बवाल अभी तक थमा नहीं है। आज सांबा में उसके विरुद्ध एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ और FIR भी दर्ज की गई। जिस तरह से आप जानते हैं कि 2 दिन पहले उन्होंने हिंदू धर्म, हिंदुत्व, अयोध्या, राम मंदिर और राम राज्य के बारे में जो शब्द बोले थे, उसको लेके सभी संस्थाएं, हिंदू संस्थाएं, सनातन संस्थाएं जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रही हैं। अब हम एक बहुत बड़ी खबर को लेके आए हैं आज, जिसपे हम आपके कमेंट्स भी चाहेंगे। एक तरफ सरकार चाहती है कि बच्चों को, युवाओं को नशे से दूर किया जाए और बार बार एक ही बात कहती है कि नशे से दूर करने के लिए सबसे है उन्हें एक अच्छे चैनल में डाला जाए, उन्हें स्पोर्ट्स की तरफ उनका ध्यान खींचा जाए। जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो जम्मू में स्पोर्ट्स की क्या हालत है उसका आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। जम्मू स्पोर्ट्स काउंसिल है, उसका क्या रोल होना चाहिए, वो क्या कर रही है, ये सब बातें थोड़ी बहुत आज तो हम आपको बताएंगे, लेकिन इसके बारे में अगर आप पूरा कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल में इसी के ऊपर एक इंटरव्यू है, उसे जरूर देखिएगा। जहां तक स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर जम्मू में बहुत पहले कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पे खेलों को बढ़ावा देने के लिए, जहां 40 से 50 लाख का बजट होता था, आज करोड़ों में हो गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है। 300 से के करीब इंडोर आउटडोर स्टेडियम बने हुए हैं। जहां जहां भी आप जाओगे, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको स्टेडियम मिलेगा, हर डिस्ट्रिक्ट में आपको प्ले ग्राउंड मिलेगी, हर डिस्ट्रिक्ट में आपको प्ले खेलने के लिए, दूसरी गेम्स के लिए, सब स्पोर्ट्स इंडोर और आउटडोर गेम्स के लिए मिलेंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि प्रशासन की उदासीनता, प्रशासन इसके बारे में सोच रही। इतने 300 स्टेडियम इंडोर आउटडोर की बात जब हम कर रहे हैं, वहां पे कोच जो है 15 से 20 तक है, इतनी ही तादाद के हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो युवा है वो सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो खेलना चाहते हैं और खेलते हैं, लेकिन अपनी हिम्मत के साथ, अपनी योग्यता के साथ, अपनी उम्मीदों के साथ, लेकिन इन्हें सिखाने वाला कोई नहीं है। यहां तक मैं आपको एक बात और बता दूं, इन जितने भी प्ले स्टेशन है, प्ले जो ग्राउंड्स हैं, स्टेडियम्स हैं, 300 को करीब, वहां हर स्टेडियम में, हर ग्राउंड में एक एक जन सेटल गया हुआ है। लाखों रुपए खर्च किए गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है ताकि युवा जो है वो अपना भविष्य सुधार सके। आप अंदाजा लगाइए कि वहां जन जो जनरेटर सेट है उनको चलाने वाला कोई नहीं है। स्पोर्ट्स कोड 2011 वो आज तक स्पोर्ट्स काउंसिल ने जम्मू कश्मीर में लागू ही नहीं किया है। और यहां तक एसोसिएशन जो बनी हुई है, जो एसोसिएशन बनी हुई है, 50 के करीब एसोसिएशन यहां पे है, लेकिन वो क्या काम कर रहे हैं आप इमेजिन कीजिए। वहां पे कौन है एसोसिएशन के अध्यक्ष वगैरह बने हुए। मैं सबकी बात नहीं करता हूं, लेकिन बहुत ज्यादा जो एसोसिएशन है उनमें वही लोग हैं जो सिर्फ अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं। यहां पे SRO 161 है, उसके मुताबिक कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है एसोसिएशन का मेंबर, ऑफिस बेरर नहीं बन सकता। लेकिन यहां क्या कुछ हो रहा है वो आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। SRO 12 खत्म कर दिया गया, लगाया, लागू नहीं किया गया। 2015 में यहां पे युवाओं को जो स्पोर्ट्स में मेडल लेकर आए थे उनके लिए नौकरियां निकाली गई थी कि उन्हें जॉब दिया जाएगा। शॉर्टलिस्ट हुई, 220 के करीब युवाओं को सिलेक्ट किया गया, लेकिन आज तक उन्हें कोई नौकरी नहीं मिली। क्या होगा भविष्य का? मेहनत करते हैं बिना कोच के, बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के होने के बावजूद, वहां फैसिलिटीज के, मेहनत करने के बाद मेडल लाते हैं, देश का, राज्य का नाम ऊंचा करते हैं, और उसके बाद भविष्य क्या है उनका? केले की रेडी, चाय की रेडी। क्या यही है इनका भविष्य? इन्हीं चीजों को लेके आप समझ रहे हैं कि भविष्य के लिए बच्चे जो है वो उनको स्पोर्ट्स में जाना चाहिए। ये सब चीजें बार बार हम कह रहे हैं कि 300 जो प्ले फील्ड होने के बावजूद भी 15 से 20 कोच है। और सबसे बड़ी एक और दुख भरी बात यह है कि ये कोच जो है सारी उम्र फिजिकल फिट रहते हैं जब तक वो कोचिंग करते रहते हैं। बिल्कुल जब रिटायर्ड हो जाते हैं, रिटायर्ड की उम्र तक भी वो फिट रहते हैं, क्योंकि वो ही फिट रहेंगे तो बच्चों को फिट रखेंगे ना। लेकिन रिटायरमेंट के बाद उनकी क्या हालत हो रही है, पेंशन नाम की उनको वो चीज नहीं है, कोई उनके लिए कोई कुछ भी नहीं है।
बीमार पड़ गया तो पड़ गया है, किसी को पैरालिटिक अटैक हुआ है, किसी को कुछ हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। सिर्फ नाम से, खेलो इंडिया के नाम से कैजुअल इन्होंने भर्ती करने शुरू कर दी है। 2 साल 3 साल के लिए भर्ती, 4 साल के लिए भर्ती। 4 साल के बाद वो कहां जाएंगे, कहां ढूंढेंगे नौकरी? एक 2015 में जिन्होंने मेडल जीते थे, जो मेडल लेके आए थे, अब क्या ओवर एज नहीं हो गए हैं? ओवर एज होने के बाद क्या करेंगे? वही जो मैंने कहा, रेडी लगाएंगे, केले की रेडी लगाएंगे, फ्रूट की रेडी लगाएंगे, कहीं चाय की रेडी लगाएंगे, गोलगप्पे बेचेंगे, ये काम करेंगे हमारे स्पोर्ट्समैन। अगर इसीलिए आप कह रहे हो इन्हें नशे की आदत से छुटका कर इन्हें रास्ते पे लाया जाए, इन्हें स्पोर्ट्स के रास्ते में लाया जाए, बार बार जो है सरकार यही कह रही है, तो ये स्पोर्ट्स काउंसिल को देखना पड़ेगा, स्पोर्ट्स काउंसिल को बदलना पड़ेगा, स्पोर्ट्स काउंसिल को फिर उसी तरह से लाना पड़ेगा जिसमें जहां के रिप्रेजेंटेटिव भी हो, जो स्पोर्ट्समैन हो। इस काउंसिल में उन्हें जगह मिलनी चाहिए, ना कि सिर्फ गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जो सिर्फ कागजों को देख रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर जो सिर्फ कागज देखते हैं, कागज देख के ही फैसले कर देते हैं। यहां पे स्पोर्ट्समैन जो है, स्पोर्ट्स पर्सन जो है, उन्हें जगह मिलनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है आने वाले भविष्य को सुधारने के लिए इन युवाओं का। अगर यही हालात रहे तो मैंने जहां कहा, तो फिर किस तरह से आप इनसे उम्मीद रखोगे? ये स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल और बड़ी बड़ी गेमें खेलकर आपके लिए मेडल जीत के आए। अगर मेडल जिताना है, इन बच्चों की मेहनत को कहीं पहुंचाना है, तो इनको आपका साथ चाहिए, इनको कोचिंग चाहिए, इनको गुरु चाहिए जो इनको सिखाए, जो इनको दिखाए। अपने बलबूते पर आज तक जितने भी यहां पे मेडल आए हैं, अपने बलबूते पे लाए हैं। अगर इन्हें थोड़ा सा आपका सहारा मिल जाए, थोड़ा सा कोचिंग और मिल जाए, तो वो बहुत से बड़े बड़े मेडल लाकर दिखा देंगे आपको। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। सुरक्षा बलों ने दहशतगर्दों की साजिश को नाकाम करते हुए कश्मीर में हंदवाड़ा बारामूला हाईवे पर सुरक्षा बलों ने बुधवार को एक संदिग्ध इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस बरामद किया। सुरक्षा बलों ने आईईडी को नष्ट कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस और सेना के संयुक्त गश्ती दल को कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा इलाके के लंगेट में हाईवे के किनारे एक संदिग्ध बैग मिला। उन्होंने बताया कि बम निरोधक दस्ते को मौके पर भेजा गया और संदिग्ध बैग को एक सुनसान जगह पर ले जाया गया। अधिकारियों ने बताया कि बम निरोधक दस्ते ने नियंत्रित विस्फोट में संदिग्ध आईईडी को नष्ट कर दिया। इस घटना में कोई नुकसान नहीं हुआ है। डीएम बारामूला मिंगा शेरपा ने कहा कि गुलमर्ग में इस सर्दी में पर्यटकों के स्वागत के लिए सभी तैयारियां की गई हैं। हम बड़ी संख्या में आगंतुकों के आने की उम्मीद कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि हर साल गुलमर्ग में से आपको पता है कि क्रिसमस के टाइम पे और ऑल्सो न्यू ईयर के टाइम पे जो डायरेक्टर ऑफ टूरिज़्म है वो एक फेस्टिवल करता है। इस साल भी जो फेस्टिवल है न्यू ईयर का ऑलरेडी टेंडर हो गया है, सून वर्क अलॉट भी हो जाएगा। तो जैसे पिछले साल हम बड़े सेलिब्रेशन से न्यू ईयर मनाते थे गुलमर्ग में, इस साल भी वो सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे रहेगी, इवेंट्स भी होंगे जिसमें स्पेशली जो हमारे टूरिस्ट हैं और लोकल्स सबके लिए रहेगा। तो उसके लिए जो बंदोबस्त करना था ऑलरेडी डायरेक्टरेट ने भी कर रखा है। इसमें जो सपोर्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से चाहिएगा वो भी उसको दिया जाएगा। हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के स्कीम्स के बारे में साइकिलिंग मैन ऑफ इंडिया नीरज प्रजापति 1100 किलोमीटर चलकर लोगों को करेंगे अवेयर। सर जैसे कि अभी हम डायरेक्टेड हॉर्टिकल्चर जम्मू से अभी निकले हैं, अभी यहाँ से निकल के हम लोग सांबा होते हुए डिस्ट्रिक्ट सांबा जाएंगे। सांबा में वहाँ पे जो हमारे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हमारे जो हॉर्टिकल्चर में जो नई नई स्कीमें से और जो फार्मर को एचएडीपी के थ्रू जो भी ऑर्चर्ड लगे हैं उनको हम विजिट करेंगे, जो उन्होंने स्कीम का फ़ायदा लिया है। उसके बाद होते हुए हम दोपहर के बाद हम कठुआ की तरफ निकल जाएंगे। तो आज शाम को हमारा जो हॉल्ट रहेगा कठुआ में रहेगा, जो यहाँ से करीबन 80-90 किलोमीटर दूर है। तो हम शाम तक वहाँ पहुँचेंगे। बिजली चोरों पर शिकंजा कसने के लिए पीडीडी विभाग किश्तवाड़ ने अवैध इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के खिलाफ कार्यवाही शुरू की। से उठाना पड़ा ये स्टेप, और ये कंटिन्यू रहेगा। ये आज से नहीं, ये कल से 2-3 दिन से ये चला रहे हैं हम ये ड्राइव, और ये कंटिन्यूसली चलेगा। क्योंकि लोड जो है समर में हमारा 45 मेगावाट लोड जो था, यहाँ डिमांड पूरी हो रही थी, और ये सडनली डबल से भी ज़्यादा हो गया है। अराउंड 100 मेगावाट का लोड भी इस वक्त हम लोगों को बेयर करना पड़ रहा है, जो पॉसिबल नहीं है। ओवरलोडिंग हो रही है। आप बिलीव कीजिए कि अभी पडियारना में जो हमारी लाइन अभी चल रही है, 3 बार ये ट्रिप हो गई है 33 केवी लाइन। गनाई मोहल्ला डुबील में अब्दुल रशीद वानी के अग्नि पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे जीएम सरूरी। उन्होंने परिवार को सांत्वना देते हुए कहा कि इस मुसीबत की घड़ी में वो उनके साथ खड़े हैं। जो है डबल ट्रिपल स्टोरी जो था अब्दुल रशीद साहब का, जिसकी कम से कम लागत 50 लाख के करीब थी,
इसमें 2 शादियां, एक बच्ची की और अपने बेटे की थी। उनका सारा सामान यहाँ पड़ा हुआ था, कैश भी बहुत सारा था। हर चीज जितने भी सामान यहाँ घर का जल के राख हो गया। अब एक तो फायर ब्रिगेड वक्त पे नहीं पहुंची। पिछले 3 महीने से यहाँ किलोमीटर 4 से 4 जो 4 किलोमीटर होना। उधमपुर में उधमपुर वेस्ट के विधायक पवन कुमार गुप्ता ने सुभाष स्टेडियम से हाईवे को जोड़ने वाली सड़क पर तारकोल का काम शुरू करवाया। इस मौके पर विधायक के साथ स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। ठीक है, वैसे तो हमने ब्लैक टॉपिंग जो थी वो इन जनरल बंद की थी, पर इधर के लोगों के बड़े फोन्स मेरे को आ रहे थे कि जल्दी करवाइए, क्योंकि ये रास्ते में सैर करने वाले बड़े सारे लोग हैं। तो ये एक रोड जो है, जो शाम को बहुत बड़ा ये स्टेडियम के साथ में लोग सैर करने जाते हैं और बहुत सारे लोगों की डिमांड थी इसको करवाइए। फिर एक्सीएन साहब से मेरी बात हुई, उनको मैंने कहा कि 12 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में हम लोग डालेंगे और सीट कोड भी हम साथ में करेंगे। और आज आपने देखा होगा कि आज हमने टेम्परेचर भी पूरा चेक किया, मेंटेन किया है, क्योंकि ये कम लीड से आ रहा है। तो ये 500 मीटर को हमने अलो किया है। ये जो क्योंकि थोड़ा सा पैच था, इससे लोगों का जो सैर करने वाले लोग हैं उनकी बड़ी डिमांड थी, और साथ में मोहल्ले के जितने लोग हैं उन सबकी भी डिमांड थी कि चिनैनी के विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया द्वारा आज अपने कार्यालय में मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में कार्यकर्ता व स्थानीय लोग वहां पर पहुंचे, जिनके द्वारा विधायक के समक्ष उन्होंने अपनी समस्याओं को रखा। आश्वासन देते हुए विधायक ने कहा कि जल्द ही उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, आज की मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। हम मीटिंग के साथ साथ समस्याएं सुनने के साथ साथ कुछ एक जानकारी भी लोगों के साथ साझा करना चाहते थे कि एक जिला उधमपुर के अंदर हमारे दूर के जितने भी क्षेत्र हैं और खासकर चिनैनी विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो रोड कनेक्टिविटी का इशू है कि बहुत से गांव जो सड़क से महरूम थे, उनके लिए हम धन्यवाद करना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उनकी सरकार का, कि उन्होंने जो पिछले लगभग 5-6 साल से वो जो ऑनलाइन हमारा पोर्टल था वो बंद था, और जिसकी वजह से नए रोड्स जो है वो टेकअप नहीं हो रहे थे और वो हैबिटेशंस अनकनेक्टेड थी और वहाँ पे रोड की सुविधा नहीं हो पा रही थी। तो मोदी जी का धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनकी सरकार ने इस पोर्टल को खोल दिया है और रोड के सर्वे का काम स्टार्ट कर दिया है कि जिन जिन एरियाज़ में रोड्स नहीं है वहाँ पे सर्वे का काम स्टार्ट किया है। और मैं सभी लोगों को कहना चाहता हूँ कि उनको लगता है कि मेरा एरिया रह गया है, मेरा मोड़ा रह गया है, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। वो अपने डीडीसी बीडीसी के साथ, पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ, डीसी मैडम के साथ संपर्क कर सकते हैं और उनका जो एरिया रहा है उसको भी हम कोशिश करेंगे कि उसको भी लिस्ट करवा के उसका भी सर्वे करवा के उस रोड बनाएंगे। तो पहले तो ये साझा करना चाहते थे कि जो भी एरिया अनकनेक्टेड है उसका लोकल लोग भी थोड़ा सा एक्टिव रहें। इल्तिजा मुफ्ती द्वारा हिंदू समुदाय के खिलाफ विवादास्पद बयान देने पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ता एसपी सांभा से मिले। जिस प्रकार इल्तिजा मुफ्ती ने अपने बड़बोले बयान दिए हैं उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और उसे बता देना चाहते हैं, तुम्हारे नाना भी यहाँ चीफ मिनिस्टर रहे, तुम्हारी माँ भी यहाँ चीफ मिनिस्टर रही, उन्होंने हिंदुत्व का क्या उखाड़ लिया, अब तुम उखाड़ के दिखाओगी हमें। हम उस धर्म से आते हैं, यहाँ सबका मान सम्मान हमें सिखाया जाता है, लेकिन कोई हमारे बारे में उल्टा सीधा बोलेगा, उसको किसने अधिकार दिया प्रभु श्री राम पर टिप्पणी करने का, किसने अधिकार दिया हिंदुत्व के बारे में बोलने का। हम उसके बाप के नौकर नहीं है, जब हम उसके बाप से लेके खाते हैं कि वो हमें बताए कि हमने पूजा पाठ कैसा करना है, अपने धर्म के अनुसार कैसे चलना है। वो अपना काम करे, अपनी एमएलए की सीट वो बचा नहीं पाई, उसकी औकात क्या है हम जानते हैं। एक टाइमलाइन में रहने का एक वो तरीका ढूंढते हैं हर बार। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।